नमस्कार। आज हम एक गहरी नज़र डालेंगे पश्चिम एशिया के एक छोटे मगर बहुत अहम देश पर, कुवैत। हाँ, फारस की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है और अपनी अमीरी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। पर इसकी कहानी सिर्फ तेल और दौलत की नहीं है। हमारे पास एक दस्तावेज है, कुवैत एक विस्तृत परिचय। और आज हम इसी के जरिए कुवैत की ज्योग्राफी, उसके इतिहास के उतार चढ़ाव, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भारत के साथ उसके रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे। सही। और शुरू में ही एक दिलचस्प बात सामने आती है कि आप जानते हैं कि कुवैत की कुल आबादी में सिर्फ 30% ही कुवैती नागरिक है। हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। है ना? चलिए इसी अनोखी जनसांख्यिकी से अपनी आज की ये खोज शुरू करते हैं। तो पहले जरा नक्शे पर देखें। कुवैत है पश्चिम एशिया में फारस की खाड़ी के एकदम उत्तर पश्चिमी कोने पर। इसके पड़ोसी हैं उत्तर और पश्चिम में इराक, दक्षिण में सऊदी अरब और पूरब में तो फारस की खाड़ी है ही। हाँ, राजधानी कुवैत सिटी। छोटा सा देश है पर लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है इसकी। बिल्कुल। और आबादी की बात करें, जैसा आपने कहा, करीब 42 लाख। लेकिन वो नागरिक प्रवासी वाला अनुपात, वो इसे खास बनाता है। हाँ, सिर्फ 30% नागरिक। और बाकी 70% प्रवासी, मतलब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, मिस्र, यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ हैं। 70%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कुवैत के समाज और अर्थव्यवस्था की बुनियाद है, कह सकते हैं। मतलब ये कि देश का लगभग हर सेक्टर, आप कंस्ट्रक्शन ले लें, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, यहाँ तक कि घरेलू काम, सब कुछ विदेशी कामगारों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अच्छा। तो आर्थिक विकास के लिए ये जरूरी तो है, पर इससे कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे सामाजिक संतुलन, राष्ट्रीय पहचान, भविष्य में रोजगार, इन सब पर। कुवैत लगातार इसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। वाकई ये 70% प्रवासी आबादी का होना, इसके गहरे मायने हैं। अच्छा, अब जरा इतिहास की तरफ देखें। कुवैत के सफर में कुछ बहुत बड़े मोड़ आए हैं। हाँ। शायद सबसे बड़ा 1938 में बर्गन तेल क्षेत्र में तेल की खोज। हाँ। इसने तो जैसे सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। एक छोटा सा देश जो मोतियों और मछली पे निर्भर था, वो अचानक। हाँ, उसकी पूरी तकदीर ही बदल गई। फिर 1961 में ब्रिटेन से पूरी आजादी मिली। सही। और उसके ठीक बाद 1962 में एक और अहम कदम, अपना संविधान अपनाया। और ये खास बात है, खाड़ी क्षेत्र का पहला देश जिसने संवैधानिक राजतंत्र का रास्ता चुना। हाँ, ये दिलचस्प है कि तेल की दौलत और एक संवैधानिक ढांचा, इन दोनों ने मिलकर कुवैत को कैसे शक्ल दी। देखिए, तेल की खोज ने तो आर्थिक कायापलट कर ही दिया। जो पैसा आया उससे देश को आधुनिक बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में बहुत मदद मिली। लोगों का जीवन स्तर सुधरा। और संवैधानिक राजतंत्र ने कम से कम कागज पर ही सही शासन में भागीदारी और कानून के राज की एक नींव रखी। ये उस वक्त उस इलाके के लिए नई बात थी। लेकिन इतिहास हमेशा सीधा नहीं चलता। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1990 का वो वाकया, पड़ोसी इराक का कुवैत पर हमला, वो एक बहुत ही काला अध्याय था। हाँ, वो तो बहुत भयानक था। उसने न सिर्फ कुवैत को तबाह किया, बल्कि पहले खाड़ी युद्ध की वजह भी बना। फिर 1991 में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कुवैत को आजाद तो कराया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कुवैत की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ा दी। जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि इसके बाद कुवैत की विदेश नीति, उसके क्षेत्रीय गठबंधन, ये सब स्थायी रूप से बदल गए और अपनी सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका पर निर्भरता बढ़ी। उस युद्ध की यादें तो ताज़ा हैं कई लोगों के लिए। और जाहिर है, कुवैत की बात हो और अर्थव्यवस्था का जिक्र न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और अर्थव्यवस्था मतलब तेल। हाँ, तेल ही तेल। आंकड़े देखिए, अनुमान है कि करीब 104 बिलियन बैरल तेल भंडार हैं वहां, दुनिया का लगभग 9%। बहुत बड़ा हिस्सा है। और रोजाना का उत्पादन करीब 2.9 मिलियन बैरल। और सबसे बड़ी बात, सरकार की जो कुल कमाई है उसका लगभग 90% सिर्फ तेल और गैस से आता है। 90%? ये तो जबरदस्त निर्भरता है ना? एक तरफ तो ये खुशहाली लाया है, पर दूसरी तरफ इसमें जोखिम भी बहुत है। बिल्कुल। और इसी जोखिम को कुवैत सरकार भी समझती है, इसीलिए उन्होंने शुरू किया है कुवैत विजन 2035। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये क्या है असल में? ये एक महत्वाकांक्षी प्लान है। इसका मेन फोकस है अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करना। मतलब? तेल पर निर्भरता कम करना। अच्छा। तो फिर किस पर जोर दे रहे हैं? कोशिश है कि फाइनेंस, ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स,
इन सेक्टर्स को मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में कमाई के और जरिए बने। इसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश लाने पर भी जोर है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पर इरादा और हकीकत में फर्क होता है। असल चुनौती इसे जमीन पर उतारने की है। हाँ, ये आसान तो नहीं होगा। 90% वाली निर्भरता को कम करना तो पहाड़ जैसा काम है। स्रोत क्या कहते हैं? क्या मुश्किलें हैं इस राह में? स्रोत कई चुनौतियां बताते हैं। एक तो है मुकाबला। फाइनेंस या टूरिज्म में दुबई, दोहा जैसे बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद हैं। सही बात है। दूसरी चुनौती है लोकल वर्कफोर्स को तैयार करना। क्या कुवैती नागरिक उन नई नौकरियों के लिए तैयार हैं जो इन नए सेक्टर्स में बनेंगी, या फिर और ज्यादा विदेशी पेशेवरों पर निर्भर रहना पड़ेगा? ये भी एक सवाल है। फिर है ब्यूरोक्रेसी, मतलब लाल फीताशाही। ये अक्सर बड़े बदलावों की रफ्तार धीमी कर देती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति बनी रहेगी, खासकर तब जब तेली की कीमतें ऊंची हों और फौरी जरूरत महसूस ना हो? हाँ, ये तो है। तो विजन 2035 कितना सफल होता है, ये इन सब बातों पर निर्भर करेगा। ये एक जटिल मामला है। वाकई बहुत जटिल। चलिए अर्थव्यवस्था से हटकर जरा कुवैत की संस्कृति को छूते हैं। यहाँ की जड़ें तो गहरी इस्लामी और अरबी परंपराओं में हैं। हाँ, बिल्कुल। इस्लाम राजकीय धर्म है और इसका असर कानूनों से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक पर दिखता है। भाषा अरबी है, पर अंग्रेजी भी खूब चलती है, शायद उस बड़ी प्रवासी आबादी की वजह से भी। हाँ, काफी आम है अंग्रेजी। पारंपरिक पहनावे में पुरुष अक्सर वो सफेद लंबा सा लिबास, दिशदाशा और सिर पर गठरा और अगाल पहने दिखते हैं। महिलाएं पारंपरिक रूप से अबाया पहनती हैं, पर शहरों में मॉडर्न कपड़े भी दिखते हैं। हाँ, अब काफी बदलाव आया है। संगीत में सौत, फिजिरी जैसी पारंपरिक धुनें हैं। और खाने की बात करें तो वाह, मचबूस तो बहुत मशहूर है। मसालेदार चावल, चिकन या मटन या मछली के साथ। हाँ, मचबूस तो लाजवाब होता है। फिर हरीज भी है, और मीठे में गर्ज ओगेली, वो केसर और इलायची वाला केक। मजे की बात यह है कि ये सारी पारंपरिक चीजें आज भी जिंदा हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ। बिल्कुल। और ये सिर्फ पहनने, ओढ़ने या खाने तक नहीं है। ये कुवैती समाज के, आप कह सकते हैं, ताने बाने में बुनी हुई हैं। जैसे दीवानिया की परंपरा। दीवानिया वो क्या है? ये हफ्ते में एक बार होने वाली पुरुषों की बैठकें होती हैं। घरों में खास जगह होती हैं इसके लिए। लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। एक तरह का इनफॉर्मल नेटवर्क है जो बहुत अहमियत रखता है। अच्छा। ऐसे ही मेहमान नवाजी, जिसे दियाफा कहते हैं, वो भी संस्कृति का अहम हिस्सा है। मेहमानों का स्वागत करना, उनकी खातिरदारी करना, ये सब बहुत जरूरी माना जाता है। और वो जो आप कह रही थी, परंपरा और आधुनिकता का मेल, वो हर जगह है। युवा पीढ़ी ग्लोबल ट्रेंड्स अपना रही है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन साथ ही परिवार और मजहबी रस्मों का सम्मान भी करती हैं। और इसमें प्रवासी आबादी का भी रोल होगा? हाँ, बिल्कुल। उनके आने से खान पान और रंगीन हुआ है, कला, संगीत में नए अंदाज जुड़े हैं। पर हाँ, कभी-कभी इस सांस्कृतिक घालमेल से थोड़े तनाव भी पैदा होते हैं। परंपरा और बाहरी असर के बीच संतुलन बनाना, ये खाड़ी के लगभग सभी देश आज इस चुनौती से जूझ रहे हैं। ये सांस्कृतिक मिश्रण वाकई कुवैत को एक अलग पहचान देता है। अच्छा, अब जरा उन जगहों की बात करें जहां लोग घूमने जा सकते हैं। शायद टूरिज्म अभी मुख्य आधार न हो, पर कुछ शानदार जगह तो बनी है। हाँ, काफी कुछ है देखने लायक। सबसे पहले तो कुवैत टावर्स, वो 3 टावर जो पानी की टंकियों जैसे लगते हैं, वो तो अब कुवैत सिटी की पहचान है। बिल्कुल, सिंबल बन गया है। फिर है वो आसमान छूता अल हमरा टावर, कहते हैं दुनिया की सबसे ऊंची मुड़ी हुई स्कल्प्टेड इमारत है, मॉडर्न आर्किटेक्चर का नमूना। हाँ, उसका डिजाइन काफी यूनिक है। मजहबी जगहों में ग्रैंड मस्जिद है, बहुत बड़ी और खूबसूरत। और फिर है कुवैत नेशनल कल्चरल डिस्ट्रिक्ट, इसमें तो कई चीजें हैं। हाँ, वो पूरा एक हब जैसा है। शेख अब्दुल्ला अल सलेम कल्चरल सेंटर है म्यूजियम्स के साथ, शेख जाबिर अल अहमद कल्चरल सेंटर है ओपेरा हाउस और थिएटर के साथ, खूबसूरत अल शहीद पार्क है, ऐतिहासिक अल सलाम पैलेस है। मतलब कला, संस्कृति, विज्ञान, सबके लिए कुछ न कुछ। सही कहा, एक बड़ा निवेश है संस्कृति में। और अगर किसी को पुराने अरब बाजार का अनुभव चाहिए तो सूक अल मुबारकिया, मसाले, इत्र, कपड़े, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल खाना, सब कुछ पुराने कुवैत की झलक मिलती है वहाँ। हाँ, वो बाजार तो जरूर जाना चाहिए। ये सब जगह मिलकर एक दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं।
मॉडर्न भी, पारंपरिक भी। बिल्कुल। हाँ, और ये सिर्फ देखने की जगह ही नहीं है, ये आधुनिक कुवैत की कहानी बताती हैं। जैसे कुवैत टावर्स, ये अल हमरा टावर देश की आर्थिक ताकत और आगे देखने की इच्छा दिखाते हैं। वहीं ग्रैंड मस्जिद और सूक अल मुबारकिया उसकी गहरी जड़ों की याद दिलाते हैं। और वो जो कल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, वो दिखाता है कि कुवैत सिर्फ तेल व्यापार तक नहीं रहना चाहता, ज्ञान, कला, संस्कृति में भी पहचान बनाना चाहता है। अच्छा, ये विजन 2035 से भी जुड़ता है? हाँ बिल्कुल, उस विजन का एक हिस्सा ये भी है कि कुवैत खुद को एक रीजनल कल्चरल सेंटर के तौर पर स्थापित करें। तो ये इमारतें और पार्क सिर्फ कंक्रीट नहीं है, ये भविष्य के कुवैत के सपने हैं। बहुत खूब। और अब आते हैं उस पहलू पर जो भारत के लिहाज से बहुत खास है, भारत और कुवैत के रिश्ते। हाँ, ये बहुत अहम है। और ये आज के नहीं है, सदियों पुराने रिश्ते हैं, व्यापार के, लोगों के आने जाने के। सही। आज इन रिश्तों की सबसे बड़ी मजबूती है कुवैत में बसा हुआ विशाल भारतीय समुदाय, करीब 10 लाख भारतीय। 10 लाख? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, कुवैत की कुल आबादी का लगभग चौथाई हिस्सा। और ये लोग हर फील्ड में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, टेक्नीशियन, व्यापारी, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सर्विस सेक्टर, हर जगह। बिल्कुल, उन्होंने कुवैत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ, और लोगों के इन रिश्तों के अलावा व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी मजबूत हैं। कुवैत भारत के लिए ऊर्जा का जरूरी स्रोत है, तो भारत कुवैत के लिए अनाज, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ों का बड़ा बाजार है। और वहाँ भारतीय समुदाय की जरूरतें पूरी करने के लिए कई भारतीय स्कूल हैं, कल्चरल सेंटर्स हैं। ये सब दोनों देशों के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये रिश्ते वाकई कई परतों वाले हैं। आर्थिक रूप से देखें तो जो भारतीय वहाँ काम करते हैं, वो हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। रेमिटेंसेस कहते हैं इसे। हाँ, वो तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत है, व्यापार भी बढ़ रहा है। लेकिन ये सिर्फ अर्थशास्त्र की बात नहीं है, ये गहरा मानवीय और सांस्कृतिक जुड़ाव है। पीढ़ियों से भारतीय वहां गए हैं, वहां के समाज का हिस्सा बने हैं। सही। और इतनी बड़ी भारतीय आबादी की वजह से दोनों देशों की सरकारों के बीच भी एक समझ और सहयोग बना रहता है। तो कुल मिलाकर ये रिश्ते आपसी सम्मान, आर्थिक फायदे और सबसे बढ़कर लोगों के बीच गहरे जुड़ाव पर टिके हैं। तो आज की इस चर्चा में हमने कुवैत को कई अलग अलग नजरियों से देखा, समझा कि ये फारस की खाड़ी का एक छोटा पर महत्वपूर्ण और अमीर देश है। इसकी अनोखी जनसंख्या को देखा, जहां नागरिक कम हैं। इतिहास के मोड़ देखे, खासकर तेल की खोज और 1990 का हमला, अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता और विजन 2035 की कोशिशें और चुनौतियां समझी। हाँ। संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता का मेल देखा, खान-पान, कला में निवेश की बात की, और आखिर में भारत के साथ इसके मजबूत रिश्तों को जाना, जिसमें भारतीय समुदाय की अहम भूमिका है। बिल्कुल, ये सब मिलकर कुवैत की एक जटिल और दिलचस्प तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा देश जो अपनी विरासत को सहेजे हुए है, पर साथ ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की कोशिश भी कर रहा है। और जैसे हम ये बातचीत खत्म कर रहे हैं, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो हमारी बातचीत से ही निकला है। कुवैत विजन 2035 पर काम तो कर रहा है, पर उसकी तेल पर भारी निर्भरता और विशाल प्रवासी आबादी, ये दो-धारी तलवार जैसी हैं। तो ऐसे में जब दुनिया में ऊर्जा के स्रोत बदल रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी अनिश्चित है, कुवैत के लिए स्थिरता बनाए रखते हुए डाइवर्सिफिकेशन के लक्ष्य हासिल करने और साथ ही सामाजिक संतुलन मजबूत करने में सबसे बड़े अवसर और सबसे मुश्किल चुनौतियां क्या हो सकती हैं? ये वाकई सोचने वाला सवाल है।